नमस्ते। जरा सोचिए, एक बिल जो सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ तो सबने जश्न मनाया, कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। और वही बिल अप्रैल 2026 आते आते एक जबरदस्त राजनीतिक विवाद का सेंटर बन जाता है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण का वादा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर हमले का आरोप। जो बिल कभी एकता का प्रतीक था, वही आज भारत की सियासत को बांट रहा है। आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या बदल गया? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये वादा खिलाफी के आरोप क्यों लग रहे हैं। फिर समझेंगे कि ये परिसीमन या डिलिमिटेशन की शर्त आखिर है क्या, जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद देखेंगे कि क्या सच में भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोई कोशिश हो रही है। और आखिर में महिला सशक्तिकरण पर पॉलिटिकल पार्टीज का असली रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सितंबर 2023 में संसद का माहौल एकदम जश्न वाला था, लेकिन अप्रैल 2026 आते आते वही बिल गिर जाता है। 298 वोट पक्ष में और 230 विपक्ष में, मतलब 2/3 मेजॉरिटी से काफी दूर। और ये पिछले 12 सालों में पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार का कोई संवैधानिक संशोधन बिल संसद में पास नहीं हो पाया। तो सवाल वही है, जो 2023 में सही था, वो 2026 में अचानक गलत कैसे हो गया? और यहीं से आप जानते हैं शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का खेल, जहां सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। सरकार का सीधा सीधा कहना है कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण के रास्ते में एक रोड़ा बन गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये बिल तो बस एक दिखावा है, जिसके पीछे सरकार का असली मकसद कुछ और ही है और वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। तो दोनों ही पक्ष जनता के सामने अपनी अपनी कहानी पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को राजनीति से ऊपर बताया, कहा कि ये राष्ट्रीय हित का मामला है। उनका संदेश साफ था कि ये बिल देश की महिलाओं को उनका हक देने के लिए है और सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसे बिल्कुल अलग ही नजर से देख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुताबिक इस बिल का असली मकसद महिला सशक्तिकरण है ही नहीं। उनका तो ये आरोप है कि ये भारत के चुनावी नक्शे को अपने फायदे के लिए बदलने की एक कोशिश है। तो इतना बड़ा विरोधाभास क्यों? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है परिसीमन, या जिसे अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन सच कहूँ तो इस पूरे विवाद की जड़ यही है। आसान भाषा में कहें तो परिसीमन का मतलब है लोकसभा सीटों की सीमाओं को आबादी के हिसाब से फिर से तय करना। सरकार का प्रस्ताव ये है कि 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर लगभग 850 कर दिया जाए और महिला आरक्षण इन्हीं नई सीटों पर लागू हो। तो सवाल उठता है कि भाई, इसमें दिक्कत क्या है? महिला आरक्षण को इस प्रक्रिया से जोड़ने पर इतना बड़ा राजनीतिक तूफान आखिर खड़ा क्यों हो गया? इसकी वजह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले असर में छिपी है। देखिए, तमिलनाडु और केरला जैसे जो दक्षिणी राज्य हैं, उन्होंने दशकों से जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को बहुत कामयाबी से लागू किया है। लेकिन परिसीमन के बाद क्या होगा? कम आबादी की वजह से उनकी राजनीतिक ताकत, यानी लोकसभा में उनकी सीटें कम हो जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्य, जहां आबादी ज्यादा बड़ी है और जो पारंपरिक रूप से बीजेपी का गढ़ भी माने जाते हैं, उन्हें जबरदस्त फायदा होगा। तो एक तरह से दक्षिणी राज्यों को उनकी सफल नीतियों के लिए सजा दी जा रही है। विपक्ष के इसी डर को सांसद शशि थरूर कुछ इस तरह से बयान करते हैं। उनके हिसाब से इससे जनांकीय बहुमत का अत्याचार पैदा हो सकता है, जहां कुछ गिने चुने राज्यों के पास ही पूरे देश की किस्मत तय करने की ताकत आ जाएगी। और यहीं से बात परिसीमन से जुड़े एक और भी ज्यादा गंभीर आरोप की तरफ जाती है, और वो है गेरीमैंडरिंग। गेरीमैंडरिंग का मतलब होता है चुनावी सीमाओं को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना कि एक खास पार्टी को फायदा पहुंच सके। विपक्ष का आरोप साफ है, सरकार महिला आरक्षण की आड़ में ठीक यही करने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष का मामला एकदम साफ है। वो कह रहे हैं कि सरकार का असली इरादा चुनावी नक्शे को बदलना है, सशक्तिकरण नहीं। वो असम और जम्मू कश्मीर का उदाहरण भी दे रहे हैं, जहां उनका दावा है कि परिसीमन का इस्तेमाल कुछ समुदायों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए किया गया। इसलिए उनकी मांग भी सीधी है, महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करो और इसे मौजूदा 543 सीटों पर तुरंत लागू करो। अच्छा,
चलिए अब इन दावों से हटकर जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर अलग-अलग पार्टियों का अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। ये नंबर देखिए, 38%। ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों का प्रतिशत है, जो सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा है। और ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। जब हम असली प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों का रिकॉर्ड बीजेपी की तुलना में काफी अलग तस्वीर पेश करता है। और यही डेटा विपक्ष के इस दावे को और मजबूत करता है कि बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए जाने चाहिए। और एक बात और है जो काफी महत्वपूर्ण है, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियां एक अलग तरह के एम्पावरमेंट मॉडल पर फोकस कर रही हैं। उनका तर्क है कि महिलाओं के बैंक खातों में सीधा कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं उन्हें फौरन और असली ताकत देती हैं, बजाय एक ऐसे आरक्षण के जिसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये बिल सच में महिलाओं को ताकत देने के लिए है, या फिर ये भारत के फेडरल बैलेंस को बदलने और दक्षिणी राज्यों के असर को कम करने के लिए एक परिसीमन का जाल है? एक तरफ राष्ट्रीय हित का दावा है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र पर हमले का आरोप। अब इसका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इस पूरी कहानी को किस नजरिए से देख रहा है।